हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी मूल्यांकन का अर्थ, स्वरूप एवं विभिन्न विधाओं का मूल्यांकन एवं संशोधन टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण, आदर्श प्रश्न पत्रों के सिद्धांत का मूल्यांकन एवं संशोधन टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण, सिद्धांत, चरण, ब्लूप्रिंट तथा संशोधन। प्रश्न पत्र शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। एक प्रश्न पत्र आदर्श तभी माना जाता है जो वह पाठ्यक्रम एवं विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो एवं वह विद्यार्थियों के शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो। एक प्रश्न पत्र के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, अनुप्रयोग, बोध, अभिव्यक्ति आदि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो अब हम यह जानेंगे कि प्रश्न पत्र का अर्थ क्या होता है। प्रश्न पत्र उन प्रश्नों का व्यवस्थित संकलन है जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के अधिगम, उपलब्धियों तथा क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। यह प्राय लिखित परीक्षा के रूप में प्रयुक्त होता है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का आकलन करने में सहायक होता है। प्रश्न पत्र उन प्रश्नों का एक संकलन होता है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञान, उपलब्धि, उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। प्रश्न पत्र के माध्यम से ही एक विद्यार्थी के अंदर ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल आदि का पता लगाया जाता है या फिर इनका परीक्षण किया जाता है। और प्रश्न पत्र के माध्यम से ही एक शिक्षक को यह पता चलता है कि विद्यार्थी किस स्तर पे है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि प्रश्न पत्र निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक आदर्श प्रश्न पत्र तैयार करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित होना। प्रश्न पत्र का निर्माण उन शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए जिनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करना है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल सभी पक्षों को उचित स्थान मिलना चाहिए। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। अगर शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र का निर्माण नहीं किया जाता तो वह असफल माना जाता है। जैसे कि ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल आदि उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही एक प्रश्न पत्र का निर्माण करना चाहिए। दूसरा है भारांकन का निर्धारण। विभिन्न उद्देश्यों तथा विषय वस्तु के अनुसार अंकों का उचित वितरण होना चाहिए। प्रत्येक उद्देश्य के महत्व के अनुसार भारांकन निर्धारित किया जाए। विभिन्न उद्देश्यों एवं किसी विषय वस्तु के अनुरूप अगर अंकों का वितरण नहीं किया जाता तो वहां पर असंतुलन आ जाता है। इसलिए प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय विभिन्न उद्देश्यों एवं विषय वस्तु के अनुसार ही अंकों का वितरण किया जाना चाहिए। तीसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व। प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी एक इकाई को अत्यधिक महत्व और दूसरी को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जैसे कि किसी बुक में से किसी प्रश्न पत्र का निर्माण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इकाई को हम अत्यधिक महत्व दे रहे हैं और दूसरी को बिल्कुल उपेक्षित कर रहे हैं। इसलिए प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय सभी इकाइयों को बराबर स्थान देना चाहिए। चौथा है प्रश्नों की संख्या का संतुलन। प्रश्नों की संख्या परीक्षा की अवधि तथा विद्यार्थियों की उत्तर देने की क्षमता के अनुरूप होनी चाहिए। एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या को परीक्षा की अवधि कितनी है इसको ध्यान में रखकर ही प्रश्नों की संख्या का समावेश उसमें करना चाहिए एवं विद्यार्थियों के उत्तर देने की क्षमता के अनुसार भी उसमें प्रश्नों की संख्या का समावेश करना चाहिए। अगर उसमें प्रश्नों की संख्या का समावेश ज़्यादा होगा और परीक्षा की अवधि कम होगी तो विद्यार्थी उस प्रश्न पत्र को सोल्व नहीं कर पाएंगे। पांचवा है अंकों का स्पष्ट निर्धारण। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए ताकि विद्यार्थी उत्तर की अपेक्षित सीमा समझ सके। प्रश्न पत्र के अंदर जो भी प्रश्न देते हैं उन सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक निर्धारित होने चाहिए। छठा है इकाइयों का समुचित प्रतिनिधित्व। प्रश्नों का चयन इस प्रकार किया जाए कि सभी इकाइयों एवं उप इकाइयों का संतुलित समावेश हो।
प्रश्न पत्र के अंदर सभी इकाइयों का एवं सभी उप इकाइयों का समुचित समावेश होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि एक इकाई में से कई प्रश्न ले लिए और दूसरी इकाई में से एक भी प्रश्न नहीं दिया। इसलिए सभी इकाइयों को बराबर स्थान देना चाहिए। 7वां है भाषा की सरलता और स्पष्टता। प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और भ्रम रहित होनी चाहिए। सभी परीक्षार्थी प्रश्नों का समान अर्थ ग्रहण कर सकें। प्रश्न पत्र में प्रश्नों की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, जिससे सभी परीक्षार्थियों को वह भाषा समझ में आ सके। 8वां है समय सीमा का ध्यान। प्रश्न पत्र ऐसा हो जिसे निर्धारित समय में हल किया जा सके। प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जिसे परीक्षा की अवधि के अंदर ही सोल्व किया जा सके। अगर प्रश्न पत्र ज़्यादा बड़ा होगा तो वह निश्चित अवधि के अंदर सोल्व नहीं हो पाएगा। 9वां है निर्देशों की स्पष्टता। उत्तर लिखने की सीमा, विकल्प, समय, अंक विभाजन आदि से संबंधित निर्देश स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। प्रश्न पत्र के अंदर उत्तर लिखने के विकल्प, सीमा, अवधि आदि के जो निर्देश हैं वो स्पष्ट रूप में लिखे होने चाहिए। 10वां है पूर्व परीक्षण एवं संशोधन। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद उसकी समीक्षा की जानी चाहिए ताकि त्रुटियों एवं कमियों को दूर किया जा सके। प्रश्न पत्र निर्माण करने के बाद में उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। इससे यह पता चलता है कि उसमें कौन कौन सी त्रुटियां हैं, ताकि उसमें जो भी त्रुटियां आ रही हैं उन त्रुटियों को समय पर दूर किया जा सके। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि प्रश्न पत्र निर्माण के चरण कौन कौन से हैं। प्रश्न पत्र निर्माण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि प्रश्न पत्र द्वारा किन उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाना है। सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि प्रश्न पत्र द्वारा किन उद्देश्यों का मूल्यांकन किया जाना है। जैसे कि फर्स्ट है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा है अनुप्रयोग और चौथा है कौशल एवं अभिव्यक्ति। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय इसमें सबसे पहले यह निर्धारित किया जाता है कि प्रश्न पत्र द्वारा किन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना है। जैसे कि ज्ञान है, बोध है, कौशल है, अनुप्रयोग है। इनमें से कौन कौन से उद्देश्यों का मूल्यांकन करना है। ठीक है, दूसरा है अभिकल्प। अभिकल्प प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि विभिन्न उद्देश्यों को कितना भार दिया जाएगा। दूसरा है विभिन्न इकाइयों से कितने प्रश्न लिए जाएंगे। तीसरा है प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे। चौथा है कठिनाई स्तर कैसा होगा। जो अभिकल्प होता है वह एक प्रश्न पत्र का प्रारूप होता है। इसमें यह निश्चित किया जाता है कि विभिन्न उद्देश्यों को कितने अंक दिए जाएंगे, विभिन्न इकाइयों में से कितने प्रश्न लिए जाएंगे, प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे एवं प्रश्नों का कठिनाई स्तर कैसा होगा। अभिकल्प के अंदर ये सभी निश्चित किए जाते हैं। इस प्रकार प्रश्न पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है। अब हम इसमें यह जानेंगे कि अभिकल्प के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है उद्देश्य अनुसार भारांकन। इसमें हम यह जानेंगे कि उद्देश्य के अनुसार कितना भारांकन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट उद्देश्य है ज्ञान। इसमें भारांकन दिया गया है निर्धारित प्रतिशत। दूसरा है बोध। इसमें भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार दिया गया है। तीसरा है अनुप्रयोग। इसमें भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार दिया गया है। और चौथा है कौशल। इसमें भी निर्धारित प्रतिशत के अनुसार दिया गया है। तो इसमें यह बताया गया है कि प्रश्न पत्रों में जो उद्देश्यों के अनुसार भारांकन है वह किस प्रकार दिया गया है। तो इसमें सभी उद्देश्यों के जो भारांकन है वो निर्धारित प्रतिशत के अनुसार ही होने चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु अनुसार भारांकन। पाठ्यक्रम की प्रत्येक इकाई को उसके महत्व के अनुसार अंक दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम की जो प्रत्येक इकाई है उसको उसके भारांकन के अनुसार ही अंक दिए जाते हैं। दूसरा है विषय वस्तु अनुसार भारांकन। इसके अंदर किसी भी विषय वस्तु अर्थात किसी भी इकाई के अनुसार ही भारांकन किया जाता है, अर्थात इकाई के महत्व के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है प्रश्नों के प्रकार अनुसार भारांकन। यह बताया है कि प्रश्नों के प्रकार के अनुसार इसमें अंक दिए जाते हैं। जैसे कि प्रश्नों के प्रकार हैं
फर्स्ट है अति संक्षिप्त उत्तर, दूसरा है संक्षिप्त उत्तर और तीसरा है विस्तृत उत्तर। तो इसमें सभी प्रश्नों के प्रकार के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाते हैं। जो छोटे प्रश्न होते हैं उनको कम अंक प्रदान किए जाते हैं एवं जो बड़े प्रश्न होते हैं उनको ज़्यादा अंक प्रदान किए जाते हैं। अगला है कठिनाई स्तर अनुसार भारांकन। प्रश्नों की कठिनाई के स्तर के अनुसार इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि सरल प्रश्न, सामान्य प्रश्न और कठिन प्रश्न। सरल प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है एवं जो कठिन प्रश्न है उनके कठिनाई स्तर के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाते हैं। सरल प्रश्न है उनमें कम अंक प्रदान किए जाते हैं एवं जो कठिन प्रश्न है उनमें अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं। संतुलित प्रश्न पत्र में तीनों प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। जो संतुलित प्रश्न पत्र है उसके अंदर तीनों प्रकार के ये प्रश्न होने चाहिए। कौन कौन से? कठिन प्रश्न, सामान्य प्रश्न और सरल प्रश्न। ठीक है। तीसरा चरण है रूपरेखा का निर्माण। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र की वैज्ञानिक योजना होती है। इसमें यह स्पष्ट किया जाता है कि कौन सा प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित होगा, किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का प्रकार क्या होगा एवं कुल अंक और समय का वितरण कैसा होगा। जो ब्लूप्रिंट होता है, जो रूपरेखा होती है, वह प्रश्न पत्र की वैज्ञानिक योजना होती है। इसके अंदर यह स्पष्ट किया जाता है कि कौन सा उद्देश्य किस प्रश्न से संबंधित होगा, किस इकाई से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का प्रकार क्या होगा, कुल अंक और समय का वितरण कैसा होगा। इस प्रकार जो ब्लूप्रिंट है उसका निर्माण करते समय भी यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रश्न कैसा होगा, किस इकाई से कितने प्रश्न लिए जाएंगे, कौन सा प्रश्न किस उद्देश्य से संबंधित होगा। ठीक है। प्रश्न पत्र के अंदर कितने अंक प्रदान किए जाएंगे और समय की अवधि क्या होगी, यह एक ब्लूप्रिंट के अंदर ही स्पष्ट किया जाता है। इससे एक प्रश्न पत्र संतुलित और वस्तुनिष्ठ बनता है। ठीक है। ब्लूप्रिंट के जो लाभ हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है संपूर्ण पाठ्यक्रम का समुचित प्रतिनिधित्व। जो ब्लूप्रिंट है वो समुचित पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। इससे सभी इकाई एवं उप इकाइयों में से प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्र के अंदर किया जाता है। दूसरा है सभी उद्देश्यों का संतुलित मूल्यांकन। ब्लूप्रिंट के अंदर सभी उद्देश्यों का संतुलित मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात इसमें सभी उद्देश्यों को स्थान प्रदान किया जाता है। तीसरा है प्रश्न पत्र में निष्पक्षता। इसमें प्रश्न पत्र के अंदर निष्पक्षता होती है। इसमें किसी भी इकाई से अधिक प्रश्न नहीं लिए जाते एवं न ही किसी इकाई से कम प्रश्नों का समावेश किया जाता है एवं प्रश्न पत्र में निष्पक्षता को रखते हुए इसमें प्रत्येक इकाई में से प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। चौथा है समय और अंकों का उचित वितरण। इसके अनुसार समय और अंकों का उचित वितरण किया जाता है। ठीक है। चौथा है प्रश्न लेखन। ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। जो प्रश्न लेखन है उसके अंदर ब्लूप्रिंट अर्थात रूपरेखा के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं। इसमें प्रश्न लेखन के समय जो सावधानियां हैं वो कौन सी हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट है प्रश्न स्पष्ट एवं एकार्थी हो। जो प्रश्न है वो स्पष्ट होने चाहिए एवं एकार्थी अर्थात उनका एक ही अर्थ होना चाहिए। दूसरा है भाषा सरल हो। प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए। तीसरा है पाठ्यक्रम के अनुरूप हो। जो प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अनुरूप ही होने चाहिए। चौथा है प्रश्नों का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार हो। जो प्रश्नों का स्तर है वो विद्यार्थियों की क्षमता अर्थात उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही होना चाहिए। पांचवा है प्रश्नों में अनावश्यक कठिनता न हो। प्रश्न पत्र में जिन प्रश्नों का समावेश किया जा रहा है एवं जिन प्रश्नों का लेखन कार्य किया जा रहा है उनमें प्रश्नों में कठिनता नहीं होनी चाहिए। छठा है विकल्पों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार किया जाए। प्रश्नों के अंदर जो विकल्प दिए जाते हैं उनका अनावश्यक प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर ही विकल्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। पांचवा है समंकन योजना। समंकन योजना में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर तथा अंक प्रदान करने की विधि निर्धारित की जाती है। जो समंकन योजना है इसके अंदर प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने
तथा उसके अंक प्रदान करने की विधि निर्धारित की जाती है। इसमें हम यह जानते हैं कि समंकन योजना के उद्देश्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट है मूल्यांकन में एकरूपता लाना। समंकन योजना का उद्देश्य है कि इसमें मूल्यांकन के अंदर एकरूपता लाई जाती है। दूसरा है परीक्षकों के बीच अंतर कम करना। जो परीक्षक हैं उनके बीच में अंतर कम किया जाता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता बढ़ाना। इसमें वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा दिया जाता है। चौथा है उत्तरों के निष्पक्ष मूल्यांकन को सुनिश्चित करना। इसमें उत्तरों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इससे अगला छठा है प्रश्नवार विश्लेषण। यह अंतिम चरण है जिसमें पूरे प्रश्न पत्र की समीक्षा की जाती है। जो प्रश्नवार विश्लेषण है इसमें पूरे प्रश्न पत्र की समीक्षा की जाती है, अर्थात इसमें कहाँ पे त्रुटियां हैं उन त्रुटियों का पता लगाया जाता है एवं फिर उसमें संशोधन करके और उन त्रुटियों को दूर किया जाता है। ठीक है, इसमें यह जानते हैं कि विश्लेषण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं। फर्स्ट है उद्देश्य अनुसार अंक वितरण। इसमें उद्देश्यों के अनुसार अर्थात ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिव्यक्ति, इन उद्देश्यों के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाते हैं। दूसरा है विषय वस्तु अनुसार अंक वितरण। इसमें विषय वस्तु के अनुसार ही अंक प्रदान किए जाते हैं, अर्थात सभी इकाइयों एवं उप इकाइयों में से सभी प्रश्नों को अंक प्रदान किए जाते हैं। तीसरा है प्रश्न प्रकार अनुसार अंक वितरण। इसमें प्रश्नों के जो प्रकार हैं उनके अनुसार अंक प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें प्रश्नों के प्रकार के आधार पर ही उनको अंक प्रदान किए जाते हैं। जो छोटा प्रश्न है उसको कम अंक प्रदान किए जाते हैं एवं जो बड़ा प्रश्न है उसको अधिक अंक प्रदान किए जाते हैं। चौथा है कठिनाई स्तर का संतुलन। इसका उद्देश्य यह है कि इसमें कठिनाई स्तर का संतुलन बना रहता है, अर्थात इसमें कठिनाई स्तर बहुत ही कम होता है। पांचवा है समय एवं अंक का सामंजस्य। इसमें समय एवं अंकों के अंदर सामंजस्य रहता है, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी की समय सीमा के अंदर दे पाएंगे, इसके आधार पर ही उनको अंक प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि प्रश्न पत्र के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। इसमें उत्तर एक शब्द, वाक्य या तथ्य में। इसमें जो उत्तर होता है वो एक वाक्य, एक शब्द या फिर एक तथ्य के अंदर ही आ जाता है। दूसरा है स्मृति एवं ज्ञान की जांच। इसमें विद्यार्थियों की स्मृति एवं ज्ञान की जांच हो जाती है। तीसरा है कम समय में हल किए जा सकते हैं। जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत ही कम समय में हल किया जा सकता है। दूसरा है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। इसके अंदर फर्स्ट है उत्तर कुछ पंक्तियों में। जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न होते हैं इस जो उत्तर है वो कुछ पंक्तियों के अंदर ही आ जाता है। दूसरा है बोध एवं व्याख्या क्षमता की जांच। इसमें विद्यार्थियों के बोध एवं व्याख्या करने की जो क्षमता है उसकी जांच होती है। तीसरा है मध्यम स्तर की सोच की आवश्यकता। इसमें विद्यार्थियों की मध्यम स्तर की सोच की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरी प्रकार का प्रश्न है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला है उत्तर विस्तार से लिखना होता है। जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं इसमें एक उत्तर को विस्तार से लिखना होता है, अर्थात वह कई पंक्तियों में आता है। दूसरा है विश्लेषण, विवेचन तथा अभिव्यक्ति क्षमता की जांच होती है। इसमें विद्यार्थियों की विश्लेषण क्षमता की एवं अभिव्यक्ति क्षमता की जांच होती है। तीसरा है उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन। इसमें विद्यार्थी की उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी एक प्रश्न का विश्लेषण एवं विवेचन करते हैं। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि प्रश्न पत्र का संशोधन कैसे किया जाता है। प्रश्न पत्र तैयार होने के बाद उसका संशोधन अत्यंत आवश्यक है। संशोधन के प्रमुख बिंदु हैं। फर्स्ट है
भाषा एवं वर्तनी की शुद्धता। इसमें प्रश्न पत्र के अंदर जो भी त्रुटियां आ रही हैं, उन त्रुटियों में भाषा एवं वर्तनी संबंधी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करते हुए उनमें शुद्धता लाई जाती है। दूसरा है प्रश्नों की स्पष्टता। प्रश्न पत्र के अंदर त्रुटियों में संशोधन करते समय यह देखा जाता है कि प्रश्नों में स्पष्टता है या नहीं है, और अगर उनमें अस्पष्टता है तो प्रश्नों के अंदर संशोधन करके प्रश्नों में स्पष्टता लाई जाती है। तीसरा है अंक विभाजन की शुद्धता। एक प्रश्न पत्र का संशोधन करते समय उसमें अंक विभाजन अर्थात अंक प्रदान करने में शुद्धता होनी चाहिए। चौथा है पाठ्यक्रम का संतुलित प्रतिनिधित्व। प्रश्न पत्र में संशोधन करते समय प्रत्येक इकाई एवं उप इकाई से आए प्रश्नों में संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अर्थात सभी प्रश्नों का समावेश संशोधन में होना चाहिए। पांचवा है समयानुकूलता। प्रश्न पत्र संशोधन में समय की अनुकूलता का ध्यान रखा जाना चाहिए। छठा है कठिनाई स्तर का संतुलन। प्रश्न पत्र का संशोधन करते समय उसमें कठिनाई स्तर का संतुलन बनाए रखना चाहिए, अर्थात कठिनाई स्तर अधिक नहीं होना चाहिए। सातवां है निर्देशों की पूर्णता। जो भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को पूर्ण रूप से वहां पर लिखा जाना चाहिए। आठवां है मुद्रण संबंधी त्रुटियों का सुधार। जो भी मुद्रण अर्थात जो भी छपाई संबंधी जो त्रुटियां आ रही हैं उन त्रुटियों में भी संशोधन किया जाना चाहिए। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि एक आदर्श प्रश्न पत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप। एक आदर्श प्रश्न पत्र है वो विभिन्न शिक्षण उद्देश्यों ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, अभिव्यक्ति कौशल आदि के अनुरूप होना चाहिए। दूसरा है संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करने वाला। एक आदर्श प्रश्न पत्र है उसमें प्रत्येक पाठ के एवं एक आदर्श प्रश्न पत्र में प्रश्नों का समावेश प्रत्येक इकाई एवं प्रत्येक उप इकाई से होना चाहिए। तीसरा है वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष। एक आदर्श प्रश्न पत्र है उसका निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष हो, अर्थात सभी इकाइयों में बराबर मात्रा में प्रश्नों का समावेश किया जाना चाहिए। चौथा है स्पष्ट एवं सरल भाषा युक्त। एक आदर्श प्रश्न पत्र में भाषा सरल होनी चाहिए एवं प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। पांचवा है उचित कठिनाई स्तर वाला। एक आदर्श प्रश्न पत्र है उसमें उचित कठिनाई स्तर होना चाहिए, अर्थात अधिक कठिनाई स्तर नहीं होना चाहिए। छठा है समयानुकूल। एक आदर्श प्रश्न पत्र है वह समय के अनुकूल अर्थात समय की अवधि निश्चित होनी चाहिए। सातवां है वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट पर आधारित। एक आदर्श प्रश्न पत्र वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट अर्थात रूपरेखा पर आधारित होना चाहिए। आठवां है वैध एवं विश्वसनीय। एक आदर्श प्रश्न पत्र है वो वैध होना चाहिए एवं विश्वसनीय होना चाहिए। हिंदी आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण विभिन्न आदर्श प्रश्न पत्रों के सिद्धांतों का मूल्यांकन एवं संशोधन टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है एक प्रश्न पत्र के द्वारा ही विद्यार्थियों की उपलब्धियों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है एवं एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह विद्यार्थियों की क्षमता एवं उनके मानसिक स्तर के अनुरूप हो एवं उनके शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट कीजिए एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।